नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हमारी मुलाकात बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चाणक्य से करने जा रहे हैं और उनसे कुछ मुद्दों पे करेंगे बात। आज हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो जम्मू को एक ऐसे बर्निंग इशू है जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज करते हैं उनसे बात राजीव चाणक्य जी से। सर, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहला मुद्दा तो मैं आपके एरिया से ही शुरू करूँगा। जो बहु फोर्ट का एरिया था, यहाँ पर जो कॉलोनी थी उसका नाम शाहबाद कॉलोनी रखा गया, जो कि काफ़ी बर्निंग इशू था। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, आपने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया। आज उसका नाम बदल के जो भी नाम रखा गया है उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। इसी के ऊपर हम आपसे सबसे पहले इसी सवाल पे आप हमें इस चीज़ का जवाब देंगे। देखिए, बहुत दुखदायक है कि संपूर्ण जम्मू के जो पुराने नाम थे उनका नवीनीकरण हो रहा है। जहाँ भी कोई दो चार लोग बसते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नाम रख लेते हैं। इसके ऊपर ना तो चिंता रेवेन्यू विभाग करता है और ना ही जो बाकी संबंधित अधिकारी हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, इन्होंने कभी नहीं देखा कि रेवेन्यू विलेज कौन सा है, रेवेन्यू क्षेत्र कौन सा है। लेकिन आज ये नया नाम आ गया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बहु फोर्ट के शाहबाद की, इसके लिए हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके लिए हमारे ऊपर पर्चे भी दाखिल हुए, क्योंकि गंडोला जो केबल कार प्रोजेक्ट है, जब ये यहाँ पर लगा तो उसके साथ ही इसका नाम भी आ गया केबल कार प्रोजेक्ट शाहबाद। बहु फोर्ट का कहीं नाम ही नहीं, जबकि रेवेन्यू विलेज जो है वो बहु फोर्ट है। हमने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, परंतु हमारी सुनवाई नहीं हुई। बाद में हमने इसके ऊपर प्रोटेस्ट, हस्ताक्षर अभियान, इस तरह के बहुत से जो वो लिए, तो सरकार को झुकना पड़ा। उस समय जो टूरिज़्म डायरेक्टर थे, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति निकालकर माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई, हमने ऐतिहासिक जो नाम है वो बदल दिया। तो उसके बाद ये जो एरिया था, इसका नाम दोबारा जो है वो बहु फोर्ट हुआ। लेकिन चलते चलते फिर यहाँ कभी बोर्ड लगाना, कभी इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रही। अब जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने एक रेजोल्यूशन डालकर इसका नाम जो है वो जिनके नाम पर बाहू फोर्ट है, यानी महाराजा बाहुलोचन चौक के नाम से उस चौक को नाम दिया है, जो गंडोला वाला चौक है। इसके लिए हम जम्मू के मेयर और जम्मू के डिप्टी मेयर और अन्य पार्षद जिन्होंने और ख़ासकर वार्ड नंबर 47 की पार्षद जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया होगा, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जम्मू में जितने भी इस प्रकार के ऐतिहासिक नाम थे वो दोबारा रिस्टोर करने में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कामयाब रही है। सर, इससे एक मुद्दा जो आजकल गरमाया हुआ, आपको पता हमारा यूथ जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जो हाल ही में फायर एंड सर्विसेज की जो लिस्ट निकली है उसमें आपने देखा कि जम्मू के साथ फिर भेदभाव का मामला सामने आया है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भेदभाव तब तक होते रहेंगे जब तक इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं रहेंगी। यानी अगर देखा जाए, जब भी कोई नई सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की आती हो या पीडीपी की आई हो या फिर एनसी की आई हो, जब भी वो आते थे तो आते ही उन्होंने अपने जितने भी मुलाजिम थे जिनका आउट स्टे यानी जो ओवर स्टे होते थे जितने भी, उनको बदला जाता था। उससे क्या होता था, उनमें एक टेरर क्रिएट करना कि किसी को घर से 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ मनमानी नहीं चलती थी, तब सरकार को पूछ के चलता था। लेकिन यहाँ जो भाजपा की सरकार रही पीछे, यहाँ अभी ये जो कार्यकाल चल रहा है माननीय उपराज्यपाल जी का, इसमें किसी को भी नहीं बदला गया। आज 6-6 साल से 7-7 साल से मुलाजिम वहीं बैठा हुआ है। उनको ये पता है ये हमें बदलने वाले नहीं, अपनी मनमानी करेंगे। उसी मनमानी के चलते आज ये जो लिस्ट निकली है, इस लिस्ट के बारे में पूछा नहीं गया। हम कभी जाते हैं किसी सलाहकार से पूछते हैं, जो माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार हैं, कि ये ट्रांसफ़र होगी कैसे हुई। वो कहते हैं कि मेरा अप्रूवल तो हुआ नहीं। यानी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, उस स्तर के लोग, आज उनको ये ज़रूरत नहीं है कि संबंधित सलाहकार से अप्रूवल लिया जाए। तो इसी प्रकार ये लिस्ट भी निकली होगी। यहाँ तक मुझे लगता है कि इसका किसी ने अप्रूवल नहीं लिया। जो इंटरव्यू वाली कमेटी थी, उन्होंने सिलेक्शन की लिस्ट अपनी मनमर्जी से बनाई, ज़्यादा कश्मीर से रखे और कम जम्मू से रखे, और लिस्ट निकाल दी। सर, इसके साथ ही आपके सामने जो हमारी
स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे जीएमसी, जो कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें जम्मू के हर एक ज़िले से लोग यहाँ पे अपने स्वास्थ्य की जितनी भी परेशानियाँ थी यहाँ पे जम्मू में आते थे। लेकिन जो आज की कंडीशन है कोरोना काल के ज़रिए, एक चरमराई हुई कंडीशन है, और उसके ऊपर सवाल जवाब जब आज की गवर्नर के ऊपर भी ये उनके तक की भी बात पहुंचाएगी, उन्होंने आके भी यहाँ संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ की हालत तस की मस, कोई भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि जीएमसी का मायने क्या है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी एक जो वहाँ के मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका एक ट्रेनिंग का सेंटर, ठीक है। जो हमारे बाकी हॉस्पिटल हैं, जैसे सरवाल हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, वह हॉस्पिटल है। यहाँ पर जितने भी रोगी आएंगे उन रोगियों का निरीक्षण करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीखना भी है। सर, एक चीज़ मैं आपकी बात काटते हुए, अगर गांधीनगर हॉस्पिटल की बात कहें तो वहाँ पे एक जो नई बिल्डिंग तैयार हुई थी, काफ़ी देर वो बंद रही। अब कोविड-19 के चलते उस बिल्डिंग को खोला गया और वो कोविड हॉस्पिटल बन गया। सरवाल की बात करें या छोटे मोटे हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे जो पेशेंट है वो नहीं जा पाते क्योंकि उनको विश्वास है जीएमसी पे, उनको विश्वास था जीएमसी पे, लेकिन अब नहीं है। उस कंडीशन के बारे में वही बात मैं करने जा रहा हूँ कि जीएमसी का सीधा सीधा मायने है कि वहाँ ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर्स आएंगे, वो आकर नई नई रिसर्च करेंगे, वो अपना देखेंगे कि किस प्रकार क्या करना है। वहाँ पर सही उपचार नहीं हो सकता। लोगों को चाहिए कि वो जिला अस्पताल जितने हैं उनमें जाना चाहिए। अब हर जिला में जिला अस्पताल है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। लोग दौड़ते हैं जीएमसी की तरफ। जीएमसी का उन्होंने मायने नहीं देखा, उन्होंने बिल्डिंग देखी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में जाकर इलाज करवाएंगे। भैया, इलाज करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं। इलाज करने के लिए जिला अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, जबकि यहाँ पर जितने हैं वो सब विद्यार्थी हैं। सर, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा। आपने ज़िले की बात की और ज़िले की व्यवस्था भी आप देखिए, अक्सर हमारे न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर्स दिखाते हैं। सुंदरबनी में देखिए, रजौरी में देखिए, जहाँ भी देखिए वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि अगर उनके पास वेंटिलेटर की सुविधा है, हाल ही में हमारे एक न्यूज़ चैनल में बताया था, वेंटिलेटर की सुविधा है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की जो है वो कमी है। जब वेंटिलेटर होगा लेकिन डॉक्टर नहीं होगा तो उस वेंटिलेटर पे मरीज़ खुद का कैसे इलाज करेगा? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर मुहैया नहीं करवाए गए। ये कोविड के आते ही केंद्र सरकार ने हर जिला अस्पताल को जो है वेंटिलेटर दिए। यहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, जम्मू के बहुत से ऐसे डॉक्टर, जम्मू कश्मीर के ऐसे डॉक्टर हैं जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, वो यहाँ नौकरी करते ही नहीं, जबकि उनकी पोस्टिंग किसी न किसी जिला अस्पताल में हुई है। उनके ऊपर भी अभी सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान ले रही है। और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो राजनीतिक अप्रोच उनकी होती है, उसको लगा के उनकी ट्रांसफ़र भी हो जाती है, परंतु फिर भी सरकार को चाहिए कि एक इस प्रकार की पॉलिसी बने कि जो नया डॉक्टर आता है, नया डॉक्टर पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 साल लगाए, ताकि उसके 5 साल लगाते तक अगला बैच आ जाएगा, वो जिला अस्पताल जो वो खाली ना रहें। परंतु आज किसी की नियुक्ति होती है, कल वो पहले नियुक्ति के लिए दौड़ लगाता है, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र के लिए दौड़ लगाता है। हर एक को चाहिए जम्मू जिला। अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरे संभाग कश्मीर संभाग में, वहाँ चाहिए श्रीनगर जिला। यानी जिस प्रकार ये लोग चाहे किसी भी विभाग में हैं, उनकी नियुक्ति जब अपने ज़िला में होती है, फिर उनके पास थोड़ा जब पैसा आता है तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल, वो जम्मू में है, वो श्रीनगर में है, वहाँ लेके जाएंगे। उस समय सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कम से कम 5 साल जो नया डॉक्टर अपॉइंट किया है वो अपने ज़िला में, अपने जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर रहे, तभी जाकर ये जो इस प्रकार का इस वक्त कमी चल रही है उसका छुटकारा हो सकता है। सर, अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी सेंटर में आपकी बीजेपी की सरकार है, क्योंकि आज आके जो भी लोग जो भी सवाल पूछेंगे वो बीजेपी के ही नेताओं को पूछेंगे कि सेंटर में आपकी सरकार है। उपराज्यपाल के पास पहुंचने की हर एक जो शख्स है वो उपराज्यपाल के पास अपनी कंप्लेन लेकर नहीं पहुंच सकता। क्या आप चाहते हैं कि जम्मू में जल्द ही एक चुनाव हो, जिससे कि हर एक एरिया में जैसे एमएलए, मिनिस्टर्स हो, लोग अपने अपने एरिया की समस्या अपने एमएलएस को बता सकें? क्योंकि उपराज्यपाल के होते हुए हर एक बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी समस्या बता सके। देखिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का,
कि जम्मू कश्मीर को मनोज सिन्हा जैसे राज्यपाल मिले हैं, आज तक कोई भी राज्यपाल किसी पहाड़ी को चढ़ के कहीं लोगों तक नहीं गया। ये पहले उपराज्यपाल हैं कि जो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। बैक टू विलेज में भी इन्होंने जगह जगह जाकर अपने कैंप लगाए, दौरा किया और लोगों से मिलते हैं। यानी ये नहीं है, लेकिन कमी कहाँ है? सर, कमी है इनके सलाहकारों में। वह सलाहकार सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बैक टू विलेज की आपने बात की, तो जो फेज़ फर्स्ट हुआ, उसके बाद फेज़ सेकंड हुआ, वो फेल रहा। जो विलेज के लोगों थे उनकी आज तक अगर आप देखो कि जितने भी मीडिया कवरेज की रिपोर्ट्स थी, उसके अब बैक टू विलेज फेज़ थर्ड आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि जो ये बैक टू विलेज चल रहा है, सबसे पहले जो हमारे प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, उनको ये देखना चाहिए कि जो इस वक्त मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान दे रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बैक टू विलेज की बात आप कर रहे हैं कि बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, लेकिन लोगों को जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षाओं पर ये खरा नहीं उतरा। देखिए, ऐसा होता है कि सरकारी तंत्र में कोई आदमी अपने हाथ से नहीं दे सकता। इसके प्रपोजल बनते हैं, प्रॉपर डीपीआरस बनती हैं, वो पास होने के बाद उसके बाद फंड्स एलोकेशन होती है। अगर यहाँ कमी हो तो केंद्र से लाने हो, वो फंड्स आते हैं। जो लोगों ने बैक टू विलेज में जितने भी प्रोजेक्ट अपने लिखवाए हुए हैं वो 80% तक हो जाने हैं, और कुछ हो भी गए हैं। कुछ आती है तो वैसे वैसे वो काम भी लगेगा, लेकिन लोग समझते हैं कि हमने आज बीज लगाया, कल फसल उगेगी और हम काट भी लेंगे। ऐसा तो होता नहीं। हम अपना मकान बनाते हैं, उस मकान को बनाते भी एक समय लगता है, 4-5 साल लगते हैं, लेकिन 2 साल में लोगों को संयम नहीं है। वो कहते हैं कि बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अब थर्ड भी हुआ, परंतु इसका रिज़ल्ट कोई नहीं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम कोई फेल होने वाला नहीं। इसमें लोग स्वयं जो आज ये बात कहते हैं, ये फिर अपने आप में एक गिल्टी फील करेंगे कि हमने उस समय गलत कहा था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी, हमारे राजीव चाणक्य जी ने जो भी हमारे जितने भी इशू थे उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन में बताया कि किस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है और कौन से हमारे इशू हैं जो पहले से जो लटके हुए हैं, जिसके ऊपर लोगों की कंप्लेंट्स भी हैं। वो धीरे धीरे वो कंप्लेंट्स समाप्त भी होंगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा, लोगों को थोड़ा धैर्य बरतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अमित कुमार, पुष्पांजलि टुडे।